क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एवं नैतिकता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड द सोशल एथिक्स। पार्ट नंबर 3 पर हम आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। अलग अलग लोगों के प्रति, अलग अलग ग्रुप्स के प्रति बिजनेस या व्यवसाय की क्या उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम 9th पॉइंट पर आएंगे और 9th पॉइंट हमारा है व्यवसाय का समाज के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी में पहला है प्राकृतिक संपदा का अधिकतम उपयोग करने के लिए, टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो समाज से या प्रकृति से जो भी चीज़ें हमारे को मिलती हैं उन चीज़ों का हम मैक्सिमम उपयोग करें, अधिकतम उपयोग करें, उनको वेस्ट नहीं जाने दें। ये व्यवसाय की जिम्मेवारी है। सेकंड है समाज को अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द सोसाइटी। समाज के लोगों को अच्छी किस्म की वस्तुएं बनाएं और बना करके उनको दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सी पॉइंट है समाज को रोज़गार के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द सोसाइटी। समाज में जो लोग हैं उनको एक जब संस्था बनाई जाती है, कोई कंपनी फैक्ट्री बनाई जाती है, तो उसके द्वारा लोगों को रोज़गार मिलता है, तो लोगों को रोज़गार देने की जिम्मेवारी भी हमारी होगी। अगला है कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों का जीवन स्तर जो है वो सुधरे, उसमें बढ़ोतरी हो, तो उसके लिए कंपनी जो है बहुत सारी सुविधाएं देती है और देनी भी चाहिए। ये पॉइंट है कर्मचारियों को कार्य की अच्छी दिशाएं उपलब्ध करवाने के लिए, प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन टू द एम्प्लॉयज़। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी कि वर्कर को अच्छे कार्य करने की दशाएं होती हैं। जहाँ पर वर्कर काम करता है वहाँ पर पर्याप्त लाइट हो, पानी की सुविधा हो, रेस्ट करने की फैसिलिटी वहाँ पर हो। कुछ काम करने के बाद वर्कर थक जाता है तो ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर तो पंखे इत्यादि की व्यवस्था हो, धुआं इत्यादि यहाँ नहीं होना चाहिए। सारी कंडीशंस हम देखेंगे। पॉइंट है औद्योगिक दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु, प्रोवाइडिंग सेफ्टी अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वगैरह जो हो जाते हैं मशीन में कार्य करते समय, दुर्घटनाएं होने की जो संभावना होती है उससे बचाव की सुविधा भी हम दें, सुरक्षित रखें हम वर्कर को। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना, प्रमोटिंग द नेशनल यूनिटी। पूरे देश में एकता की भावना हो, मिलजुल कर ही सभी व्यक्ति और संस्थाएं जो हैं वो कार्य करेंगे देश के विकास के लिए। अगला हेडिंग है व्यवसायिक वातावरण या बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यवसाय का जो वातावरण है वो देश के आर्थिक वातावरण के ऊपर निर्भर करता है, राजनीतिक वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। आर्थिक मतलब धन की स्थिति है, पैसा कहाँ से आएगा, किस रेट पर ब्याज पर हमें मिल रहा है। राजनीतिक का मतलब है कि राजनीतिक पार्टी जो हैं वो किस प्रकार से व्यवसाय के लिए नियम बना रही हैं। सामाजिक दशाएं, ग्राहक इत्यादि सप्लायर्स हमारे जो हैं उनकी दशाएं भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। ग्राहक हमारे जो हैं वो प्रभावित करते हैं। ऋणदाता, लेनदार जो होते हैं हमारे, सरकार की नीतियाँ होती हैं, प्रतियोगी फर्म हमारी, कंपटीशन में जो कंपनीज होती हैं उनकी गतिविधियाँ कैसे वो कार्य कर रही हैं, तकनीकी परिवर्तन इत्यादि भी हमारे व्यवसाय के वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। जिसने बोला ये वो बाह्य तत्व होते हैं जो व्यवसाय की कार्यशीलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस एफिशिएंसी। बाह्य तत्व मतलब जो कंपनी को बाहर से प्रभावित करते हैं और उसके काम करने की क्षमता को प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर गतिशील परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं। दीज आर ऑफ द डायनेमिक नेचर। परिवर्तनशील या गतिशील का मतलब लगातार ये चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है या आंतरिक व बाह्य प्रकृति के भी होते हैं। दिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेचर। कुछ चीज़ें व्यवसाय को अंदर से प्रभावित करती हैं, जैसे कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के मालिक इत्यादि। कुछ चीज़ें इस संस्था को बाहर से प्रभावित करती हैं। अगला हेडिंग आ जाएगा व्यवसायिक पर्यावरण या वातावरण के मुख्य अंग या फिर इसके प्रकार, कंपोनेंट्स और टाइप्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। तो सबसे पहले जो ही ऊपर पॉइंट हमने पढ़े थे कि आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है बिजनेस का प्रकार है, वातावरण का प्रकार है। व्यवसाय को प्रभावित करने वाली आर्थिक शक्तियाँ हैं, बाजार की स्थिति, कंडीशन, मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट में कितनी फर्म्स हैं वगैरह और कितना सामान बिक रहा है, उस वक्त किस मोनोपोली की स्थिति हमारी है,
एकाधिकार की स्थिति हमारी है इत्यादि। सेकंड है पूंजी के साधन या सोर्सेज ऑफ द कैपिटल, कितनी पूंजी उपलब्ध हमको हो पा रही है, मार्केट में से पूंजी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही। जनता का आय का स्तर, द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पब्लिक, कितनी इनकम लोगों की है। अगर लोगों की इनकम ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा उनके पास है, तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करके महंगी वस्तु भी क्रय कर पाते हैं। अगला है सरकार की आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी हमारी कंपनी को प्रभावित करती है। दूसरा बी पार्ट हमारा आ जाएगा इसमें, वो है राजनीतिक घटक या राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा सरकार का दृष्टिकोण, गवर्नमेंट्स व्यू। सरकार हमारी जो कंपनी है, उद्योग है, उसके बारे में क्या विचार रखती है। सरकार का व्यवसाय में हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द बिजनेस। यदि सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है तो हमारे व्यवसाय को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है सरकार बदलने से नीतियों में परिवर्तन, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट। जब भी सरकार बदलती है तो नीतियाँ भी बदल जाती हैं। हर सरकार अपने तरीके से देश को चलाना चाहती है, तो उससे हमारी संस्था को भी हमारी कंपनी भी इससे प्रभावित होती है। चौथा पॉइंट है स्थायी सरकार होने से देश में व्यवसायों का प्रसार होता है, बिजनेस ऑफ द कंट्री एक्सपेंस ड्यू टू द स्टेबल गवर्नमेंट। यदि सरकार जो है स्टेबल रहती है, स्थिर होती है, तो उससे बिज़नेस को प्रभावित होता है, या वो बिज़नेस हमारा ज़्यादा उन्नति करता है। प्रसार मतलब उन्नति करना, डेवलप होना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पाँचवा, देश में शांति के वातावरण में व्यापार का विकास होता है, डेवलपमेंट द बिजनेस ड्यू टू द पीस इन द कंट्री। जब शांति की स्थिति होती है तो देश में जो उद्योग होते हैं उनका विकास होता है, और जब युद्ध इत्यादि की स्थिति होती है तो उद्योग इत्यादि पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद सी पॉइंट पर आते हैं, जो हमारा सामाजिक वातावरण या सोशल इन्वायरमेंट। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा सामाजिक मूल्य व मान्यताएं या सोशल वैल्यूज़। मूल्य व मान्यताओं का मतलब है कुछ चीज़ें जो हैं समाज में मान कर चली जाती हैं, सभी व्यक्ति उन चीज़ों को मानते हैं, तो इन्हें मान्यताएं कहा जाता है, हमें भी उनको मानना पड़ता है। सामाजिक ढांचा या संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, किस प्रकार का हमारा समाज बना हुआ है, गरीब आदमी, अमीर आदमी किस प्रकार के हैं, ये सभी कुछ हमारे को ध्यान में रखना होगा। अगला है धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विरासत, रिलीजियस, एजुकेशनल, कल्चरल हेरिटेज। कुछ धार्मिक परंपराएं पहले से आ रही हैं। शैक्षणिक स्तर, अगर शिक्षा का स्तर अगर बहुत अच्छा है तो लोगों को अच्छी वस्तुएं चाहिए होंगी। सांस्कृतिक, जो पुरानी परंपराएं संस्कृति चली आ रही है, उससे भी हमारी कंपनी जो है प्रभावित होती है, क्योंकि जैसी संस्कृति है उसके अनुसार ही वस्तुओं का निर्माण करके हम बेचते हैं। अगला है उपभोक्ता संगठन या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। यदि हमारे देश में उपभोक्ता जो हैं वो आपस में इकट्ठे हो गए हैं और वो हमारी कंपनियों को मजबूर करते हैं कुछ कार्य करने के लिए, तो उससे भी हमारी कंपनी का जो कार्य है वो प्रभावित होता है। डी पॉइंट हमारा आता है प्रौद्योगिक वातावरण या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी, तकनीकी जो परिवर्तन हो रहा है, शोध और विकास की हम बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यदि लगातार हो रहे हैं तो उससे हमारी कंपनी प्रभावित होगी, हमें भी वैसा ही विकास करना होगा। उत्पादन, उत्पादन मतलब वस्तु को बना, खदान मतलब होता है कि ज़मीन को खोद करके सामान निकालना, निर्माण अब जाते हैं वस्तु का निर्माण करना, मैन्युफैक्चर करना, यह सूचनाओं का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट हमारा है रोजगार या बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, एटलीस्ट टू द अनएम्प्लॉयमेंट। तकनीकी, जब नई तकनीक आती है तो क्या होता है, जो व्यक्ति नई तकनीक से उत्पादन करना नहीं चाहते, जब नई तकनीक आएगी, मान लो पहले हम हाथ से चीज़ बनाते थे तो 10 आदमी मिलकर कुछ चीज़ें बनाते थे। अब जब नई तकनीक आई है, ऑटोमेटिक मशीन आई है, तो वो अकेली ही मशीन जो है बहुत सारे वर्कर का काम कर लेगी। तो क्या होगा, तकनीकी परिवर्तन हो जाने के कारण बेरोजगारी फैलने की संभावना हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी से उत्पादन बढ़ता है, टेक्नोलॉजी एनहांसेस प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक मशीन, नई तकनीक की जो मशीन आएगी वो अवश्य ही ज़्यादा उत्पादन करेगी। अगला है टेक्नोलॉजी से अच्छी किस्म का उत्पादन होता है, टेक्नोलॉजी लीड्स टू द हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। अच्छी तकनीक, नई तकनीक यदि हम लगाते हैं तो उत्पादन भी हाई क्वालिटी का होगा। 6 पॉइंट है टेक्नोलॉजी में कम लागत पर उत्पादन संभव होता है, क्योंकि नई तकनीक जब हम लगाते हैं, ऑटोमेटिक सारा काम चल रहा है, हाथ से काम नहीं होता, वेस्टेज नहीं होती है कोई भी, तो लागत मतलब खर्चा हमारा कम आएगा।
लीड्स टू द प्रोडक्शन एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। अगला है उच्च प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती है। यदि हाई टेक्नोलॉजी हम लगाते हैं, नई टेक्नोलॉजी हम लगाते हैं, ऑटोमेटिक मशीनें हम लगाते हैं तो महंगी होती हैं वो। उसके लिए फिर हमारे को ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, ज़्यादा पूंजी चाहिए उन मशीनों को क्रय करने की। सो ह्यूज हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन दिस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है व्यवसाय एवं पर्यावरण सुरक्षा। तो ये टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे इसमें हम ये बोलेंगे कि केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने नवंबर 1980 में एक अलग से पर्यावरण विभाग, जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने जो थी उसकी स्थापना इस्टेब्लिश किया था। संविधान में आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG में राज्य सरकार व नागरिकों को भी उत्तरदायित्व तो दिया गया है कि वो पर्यावरण से व्यवसाय को या व्यवसाय से पर्यावरण को सुरक्षित रखें। तो जो 48A है ये राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराता है और सेक्शन 51AG जो है ये नागरिकों को भी जिम्मेवारी सौंपता है। अगला है पर्यावरण प्रदूषण के कारण कॉजेज ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। पर्यावरण या हमारा जो वातावरण है वो पॉल्यूशन होता है, उसमें प्रदूषण फैलता है। किस कारण से होता है? पर्यावरण में वायु, रासायनिक मतलब केमिकल, जैविक गुणों में आया अवांछित परिवर्तन होता है। अब ये पर्यावरण प्रदूषण क्या चीज़ है, उसने बोला है प्रदूषण या पोल्यूशन क्या चीज़ है। जब भी पर्यावरण हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें वायु के कारण या फिर रासायनिक केमिकल्स के कारण, जैविक गुणों के कारण कोई अवांछित परिवर्तन, अवांछित मतलब अनडिजायर्ड चेंज, जो हम नहीं चाहते थे, गलत हो रहा होता है, तो वो हमारा प्रदूषण होता है। इसका हानिकारक प्रभाव जो है मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, उद्योगों पर पड़ता है, औद्योगिक उन्नति पर पड़ता है, लोगों के जीवन स्तर में पड़ता है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर पड़ता है। अब ये कितने प्रकार का हमारा है तो इसके बारे में हम देखें। सबसे पहला हमारा है वायु प्रदूषण, या जिसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण में क्या होता है? अवांछित मतलब जो हम नहीं चाहते या जो बुरे होते हैं वैसे धूल के कण फैल जाते हैं, गैसेस फैल जाती हैं वायु में, जिसके कारण कि मानव या फिर पशुओं या भवनों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जहरीली गैसें फैल जाने के कारण जो है ओजोन परत जो है एटमॉस्फेयर की, उसमें छेद हो जाता है, जिससे पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें हम मेंशन करेंगे जल प्रदूषण का, वाटर पोल्यूशन का, कि पानी में जब विषाक्त पदार्थ, विषैले पदार्थ, पॉइजनस सब्सटेंसेस जब मिल जाते हैं तो उसके कारण पानी हमारा पीने योग्य नहीं रहता, उपयोग में कर लाने योग्य नहीं रहता और इस पानी का उपयोग करने के कारण बीमारियां जो है बहुत ज़्यादा फैलती हैं, जिसके कारण जीवों को नुकसान पहुंच जाता है, चाहे वो मनुष्य हैं चाहे और पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं। और औद्योगिक कचरा इसमें बहुत मुख्य योगदान देता है। इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन का मुख्य कारण होता है। अगला हमारा है भू प्रदूषण, जिसको हम लैंड पोल्यूशन भी बोलते हैं। जब भी कोई सॉलिड वेस्ट या फिर ठोस पदार्थ, वेस्ट पदार्थ जो होते हैं वो हमारे घरों से, कारखानों से, हॉस्पिटल से निकलते हैं और वो इधर उधर फेंक दिए जाते हैं तो उसके कारण भूमि प्रदूषण होता है, जिसे हम लैंड पोल्यूशन बोलते हैं। ये जब ऐसे पदार्थ हमारी ज़मीन पर फैलते हैं तो उसके कारण भूमि की जो गुणवत्ता है, पैदावार है, वो नष्ट हो जाती है। उर्वरता जो है उसको घटा देते हैं, उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उत्पादन करने की क्षमता होती है, वो घट जाती है। पौधे जो होते हैं वो रोग युक्त हो जाते हैं और ऐसे पौधों के जो फसल होती है उसको खाने के बाद पशु या फिर मनुष्य सभी बीमार पड़ जाते हैं। अगला हमारा जो है वो है ध्वनि प्रदूषण, जिसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। फैक्ट्रीज में से निकलने वाला शोर, मशीनों से निकलने वाला शोर, गाड़ियों से, जहाज़ से, लाउड स्पीकर इत्यादि से जो शोर होता है, इसके कारण एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हृदय रोगियों को बहुत इससे नुकसान होता है, रोग बढ़ता है उनका। तनाव वाली स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, तनाव भी शोर के कारण बढ़ता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल इसके द्वारा बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर की संभावना इसके द्वारा बढ़ जाती है। इसके अलावा अन्य प्रकार के प्रदूषण भी हैं, जिसे ताप प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन बोला जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाना वायुमंडल का। समुद्री प्रदूषण, जिसको हम मैरीन पोल्यूशन बोलते हैं, समुद्र में
जहाज़ के द्वारा जो कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है, या हम जो नदी नालों में सामान फेंकते हैं कचरा, ये सारा ही समुद्र में जाकर इकट्ठा हो जाता है। परमाणुओं का प्रदूषण होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता व समस्या का हल, नीड फॉर द पॉल्यूशन कंट्रोल और द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। या उपाय क्या है प्रदूषण को नियंत्रित करने के? पहला दिया गया सौंदर्य उद्देश्य, जिसे हम बोलेंगे एस्थेटिक ऑब्जेक्टिव। वायु शुद्ध होने से, क्योंकि जब हम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखते हैं तो वायु शुद्ध हो जाती है, धुआं इत्यादि नहीं फैलता है, गैसें नहीं फैलती हैं, तो वायु शुद्ध होगी। और जब वायु शुद्ध होती है तो दृष्टिगोचरता या विजिबिलिटी में सुधार होता है। हमने पीछे देखा कि लॉकडाउन वगैरह जब लगा तो उसके कारण बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, गाड़ियाँ बंद काफ़ी समय के लिए हो गई, तो वायु शुद्ध हो गई थी और बहुत साफ हमारे को जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि वायु में जो कण थे प्रदूषण के वो सारे फैले होते। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकने से नदी, तालाब, झरने इत्यादि का पानी साफ हो जाता है। सेकंड है असुविधा को कम करना, रिड्यूसिंग इनकन्वीनियंस। जल प्रदूषण से क्या होता है, मछली व्यापार जो है वो उसको हानि होती है। तैराकी जो करते हैं, स्विमिंग वगैरह जो करते हैं, उनको असुविधा होती है। वायु प्रदूषण की यदि हम बात करें, जैसे हम बोलेंगे कि एयर पोल्यूशन, तो उससे श्वास के रोग या नेत्र रोग वगैरह जो है, आँखों के रोग जो है वो ज़्यादा फैल जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आर्थिक हानि इसके द्वारा होती है, जिसको हम इकोनॉमिक लॉसेस बोलेंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा पोल्यूशन होगा तब क्या होगा, बार बार हमें सफाई करनी पड़ेगी, धुलाई करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर काफ़ी खर्चा आएगा। बिल्डिंग्स भी इसके द्वारा ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण, तो उनको भी हानि होती है। फोर्थ पॉइंट है सुरक्षा के खतरों को कम करना, रिड्यूसिंग द सेफ्टी हैज़र्ड्स। प्रदूषण से साफ नहीं दिखाई देता, वायुयान जो होते हैं, मतलब एरोप्लेन्स जो होते हैं, उसको नीचे उतरने में काफ़ी परेशानी होती है और सड़क की दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं प्रदूषण फैलने से, धुआं इत्यादि हो जाने से। पांचवा पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना, रिड्यूसिंग द हेल्थ हैज़ार्ड्स। प्रदूषण नियंत्रण से कई रोग जो हैं वो घट सकते हैं, जैसे हृदय रोग हो गए, फेफड़ों के रोग गए, कैंसर हो गए, या फिर मेंटल टेंशन हो गई इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, अप्रोचेज टू द पॉल्यूशन कंट्रोल। या प्रदूषण को नियंत्रण करने की तकनीकें या फिर विधियाँ कौन कौन सी हैं, इनके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा पर्यावरण मूल्यांकन या एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन। यहाँ पर ये बोला जाता है कि कैसे प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। पहला तरीका तो ये बोला गया कि जब उद्योग कोई लगाया जाता है, उद्योग इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री जब हम लगाते हैं, तो उससे पहले उसमें क्या क्रियाएं की जाएंगी, कौन कौन से काम किए जाएंगे, कैसी मशीनें होंगी, कैसे उत्पादन होगा, ये सब का मूल्यांकन करें। और जो मशीनें वो चलाएंगे उसका प्रभाव क्या होगा भविष्य में, उसको भी हम पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद ही उनको परमिशन दी जाए। सेकंड है प्रदूषण प्रमापों को निश्चित करना, सेटिंग अप द पॉल्यूशन स्टैंडर्ड। प्रदूषण की अधिकतम सीमा जो है उसको फिक्स कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रदूषण फैलने की जो है किसी को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जैसे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स जो हमारी हैं, उनके लिए यूरो 5 या 6 जो है स्टैंडर्ड जो है फिक्स मानक जो है वो फिक्स कर दिया जाए कि इससे कम की गाड़ियाँ चलेंगी नहीं। यूरो स्टैंडर्ड क्या है, ये प्रदूषण को कम फैलाने वाली विधियाँ हैं। थर्ड हमारा है नियमन या फिर रेगुलेशन। उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ की हम बात करें, या नगर पालिकाओं को गंदगी फेंकने की निश्चित टेक्नोलॉजी अपनाने पर बल दिया जाना चाहिए। यदि आप अपने वेस्ट मटेरियल को कैसे फेंकेंगे, कैसे उसको ख़त्म करेंगे ताकि उसके द्वारा प्रदूषण ना फैल सके, ऐसी इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाएँ। चौथा पॉइंट है प्रतिबंध या फिर बैन, मतलब द्रव्यों की जाँच की, उन्हें प्रदूषण तो नहीं फैलाते, हम चेक करें। द्रव्य मीन्स लिक्विड कुछ भी हो सकता है। एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंट्रोल लेजिस्लेशन, एक नियम बनाया गया जिससे कि टॉक्सिक या नशीले पदार्थों को रोकने के लिए कंट्रोल करने का प्रावधान बनाया गया। पांचवा पॉइंट है इको मार्क योजना का आरंभ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इको मार्क स्कीम। पर्यावरण सहायक एनवायरमेंटल फ्रेंडली उत्पादों के उत्पादन व उपयोग बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजना जो है वो शुरू की गई। इसी के लिए भारत में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्निकल असिस्टेंट EMCBTA योजना जो है शुरू की गई, और ये योजना विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक से सहयोग के साथ अभी भी चल रही है।